सेशन में हम लेने वाले हैं प्रगतिवाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो समाधान सीरीज चल रही है, इस समाधान सीरीज में अभी तक हम आदिकाल, आधुनिक काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को ले रहे हैं। यानी कि इसके पहले हमने इतनी सारी वीडियोस देख ली हैं और अभी हम प्रगतिवाद के 50 प्रश्नों के बाद 51वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और इन सब वीडियो के लिंक जो है आपको हिंदी साहित्य 2023 TBT 2023 हिंदी साहित्य के नाम से ये प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, या फिर चैनल के अबाउट में भी देख सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगी। और साथ ही आप अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आगे देख करके अपने कमेंट भी हम तक साझा करें। साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। चलिए हम अपने इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें कि हम प्रगतिवाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेने वाले हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्न पंक्तियों में केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति कौन सी नहीं है। यहाँ पर नहीं वाले ऑप्शन को देखना है, कौन सी पंक्ति नहीं है। तो सभी पंक्तियां देखनी पड़ेंगी। आज नदी बिल्कुल उदास थी, बी घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, सी बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, डी धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने। तो इस तरह से इन पंक्तियों में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे। ये पंक्ति जो है ये है नागार्जुन की, और बाकी सभी पंक्तियाँ जो दी गई हैं ये सभी केदारनाथ अग्रवाल की हैं। अगला प्रश्न है, काटो 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 कर भी मारो मारो हसिया, काटो 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 कर भी मारो मारो हसिया, केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्ति उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है। यहाँ पर काव्य संग्रह पूछा जा रहा है, किस काव्य संग्रह में ये पंक्ति संकलित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और अगर आप लाइव सेशन में इसको देख रहे हैं तो अपने कमेंट को वहाँ पर टाइप कर सकते हैं अपने आंसर को। अगर बाद में देख रहे हैं तो भी आप अपने आंसर को कमेंट में सोच सकते हैं, या फिर नोटबुक पे लिख सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। चलिए अभी हम इसका सही उत्तर लेते हैं, जो कि है सी ऑप्शन, कड़ई का गीत। कड़ई का गीत यहाँ पर सही होगा। हो सकता है इसके पहले की क्वेश्चन में आपको वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही हो, तो उम्मीद करती हूँ अभी क्लियर आ रही होगी। और हम आगे के क्वेश्चन को ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी पत्नी को लेकर रागात्मक एवं सुंदर कविताएं केदारनाथ जी ने किस काव्य संग्रह में संकलित की हैं। ये बताना है किस काव्य संग्रह में संकलित की हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, सॉरी वो चला गया है, इसको लेना पड़ेगा। हाँ, किस काव्य संग्रह में संकलित है। ए कहे केदार खरी खरी, बी हे मेरी तुम, सी मार प्यार की थापें, डी गुल मेहंदी। ये इनमें से कौन से काव्य संग्रह में केदारनाथ जी के जो पंक्तियाँ जो कि उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर के रागात्मक एवं सुंदर कविताएं जो लिखी हैं, वो किस काव्य संग्रह में छपी हुई हैं इनमें से। तो वो जो रचना है वो यहाँ पर कौन सी है, वो है हे मेरी तुम, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना पर 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये रचना बतानी है जिसमें उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1986 में। रचनाएं आपके सामने हैं। ए ऑप्शन, युग की गंगा, बी आग का आईना, सी अपूर्वा, डी नींद के बादल। इनमें से कौन सी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये रचना है अपूर्वा, जो कि सी विकल्प में दी गई है। अगला प्रश्न है, ओ जनमन के सजग चितेरे कविता नागार्जुन ने किसे समर्पित की है। ओ जनमन के सजग चितेरे केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, पंत, रांगे राघो, इनमें से किसे समर्पित करके ये कविता उन्होंने लिखी है। तो ये कविता नागार्जुन ने केदारनाथ अग्रवाल को समर्पित करके
लिखी है, जो कि ए विकल्प में है, वही सही है। अगला प्रश्न है, केन कूल की काली मिट्टी, केन कूल की काली मिट्टी वो भी तुम हो, पंक्ति नागार्जुन ने किसके लिए लिखी? तो ये ऑप्शन आपके सामने हैं। ए पंत, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी रांगे राघव, डी मुक्तिबोध। इनमें से किसके लिए नागार्जुन ने ये पंक्ति लिखी है? तो बी केदारनाथ अग्रवाल के लिए भी उन्हीं के लिए ही लिखी है, क्योंकि केदारनाथ जी को ही केन का कवि कहा जाता है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, केन ये एक नदी है जिसकी कूल की काली मिट्टी, यानी केन नदी के किनारे की काली मिट्टी करके ये कविता, ये जो शीर्षक लिखा गया, ये केदारनाथ अग्रवाल के लिए लिखा गया और इन्हें ही केन का कवि कहा जाता है। ये विशिष्ट प्रश्न आप लोगों ने शायद इससे पहले देखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर एक नया प्रश्न मिल रहा है। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 1911 में, 1912 में, 1915 में या 1917 में? तो इनका जो जन्म हुआ है रामविलास शर्मा का, वो बी ऑप्शन सही है, 1912 में हुआ है। और इनका जन्म स्थान अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जन्म स्थान इनका कहाँ का है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी उन्नाव, डी नैनीताल। तो इनमें से जो इनका जन्म स्थान है वो है उन्नाव, सी ऑप्शन। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है उन्नाव, और यहीं पर इनका 1912 में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना रामविलास शर्मा की नहीं है? सारी रचनाओं को लेने के लिए मुझे ऊपर थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि रचना है ए रूप तरंग, बी इस अकाल वेला में, सी सदियों के सोए जाग उठे, डी बसंती हवा। इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी रचना जो है वो उनकी नहीं है, रामविलास शर्मा की। तो इसमें बसंती हवा जो डी ऑप्शन दिया गया है, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है और बाकी सभी रचनाएं रामविलास शर्मा की हैं। अगला प्रश्न है, शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म वर्ष क्या है? सन 1911, सन 1912, सन 1915, सन 1917। तो इनमें से इनका जो जन्म वर्ष है वो क्या है शिवमंगल सिंह सुमन का? तो ये है 1915, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत, संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत किस रचना को कहा जाता है? एक है, ए ऑप्शन है हिल्लोल, यहाँ पर हिटलोल लिखा है, इसको सही से पढ़ें, हिल्लोल। बी सरोज स्मृति, सी मिट्टी की बारात, डी अजय खंडहर। तो इसमें जो दूसरा बड़ा शोक गीत कहा जाता है वो रचना है मिट्टी की बारात, सी ऑप्शन। मिट्टी की बारात के रचनाकार जो है वो है शिवमंगल सिंह सुमन और इसे संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत कहा जाता है। और आप जानते हैं एक निराला की रचना जो है सरोज स्मृति, वो भी शोक गीत है और वो बहुत प्रसिद्ध शोक गीत है। अगला प्रश्न है, शिवमंगल सिंह सुमन की किस रचना में रोमानी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है? ऑप्शन है, तो इसमें जो ऑप्शन आप देख रहे हैं रोमानी प्रवृत्ति वाला, तो रोमानी प्रवृत्ति यानी कि शिवमंगल सिंह सुमन की रचना कौन सी है जिसमें रोमानी प्रवृत्ति परिलक्षित होती, यानी रोमांस से संबंधित? हिल्लोल, मिट्टी की बारात, जीवन के गान, वाड़ी की व्यथा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके अनुसार? तो यहाँ पर जो रचना है वो है जीवन के गान, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की बारात रचना पर सुमन जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? मिट्टी की बारात रचना पर सुमन जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, मंगला प्रसाद। इनमें से कौन सा पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है? तो ये पुरस्कार है साहित्य अकादमी, बी ऑप्शन। साहित्य अकादमी सुमन जी को 1974 में मिट्टी की बारात नामक रचना पर प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, गुनिया का यौवन रचना है गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल और चल रही कुदाली किसकी प्रसिद्ध कविताएं हैं? ऑप्शन है, ए केदारनाथ अग्रवाल, बी शिवमंगल सिंह सुमन, सी नागार्जुन, डी त्रिलोचन। इनमें से किसकी प्रसिद्ध कविता है गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली? तो ये सभी रचनाएं आपको जो दिख रहे हैं ये शिवमंगल सिंह सुमन की है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ कविता किस कवि की है? इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए सर्वेश्वर दयाल, यानी कि सॉरी ये नहीं है लेकिन सारे ऑप्शन आपको देखने हैं।
ए सर्वेश्वर दयाल, बी त्रिलोचन शास्त्री, सी श्रीकांत वर्मा, डी केदारनाथ अग्रवाल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है त्रिलोचन शास्त्री, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन का जन्म स्थान कहाँ है? चिरानीपट्टी, सुल्तानपुर, बी उन्नाव, सी इटावा, डी बूंदी। इनमें से कहाँ पर है ये जन्म स्थान इनका त्रिलोचन का? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है चिरानीपट्टी, सुल्तानपुर। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है और ये 1917 में इनका जन्म हुआ था, चिरानीपट्टी, सुल्तानपुर में। अगला प्रश्न है, हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? हिंदी में सानेट, सानेट मतलब एक प्रकार का अंग्रेजी छंद है। बहुत जगह आप इस शब्द को सुनते होंगे, सानेट लिखा, तो ये एक प्रकार का अंग्रेजी छंद है। और इसमें हिंदी में सबसे पहले मतलब किसने लिखा, कौन सा कवि लिखने के लिए प्रसिद्ध है? वासुदेव सिंह त्रिलोचन, बी मुक्तिबोध, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसमें जो प्रसिद्ध हैं वो हैं त्रिलोचन जी, यानी कि वासुदेव सिंह इनका नाम है त्रिलोचन का। इन्होंने सानेट लिखा है हिंदी में, यानी अंग्रेजी छंदों का प्रयोग किया है। निम्न में से किसे धरती का कवि कहा जाता है? धरती का कवि इनको टाइटल दिया गया है, कौन है ये? ए शिवमंगल सिंह सुमन, बी त्रिलोचन, सी रांगे राघव, डी नागार्जुन। इनमें से सही ऑप्शन आपको देखना है कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है त्रिलोचन, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। त्रिलोचन जो हैं इनका जीवन बोध जो है वो त्रासदी, यानी कि प्रगतिवादी त्रासदी जीवन बोध है इनका। ये बोध उनके सैद्धांतिक स्तर पर नहीं मिला, बल्कि जीवन की छोटे छोटे प्रसंगों से प्राप्त हुआ है। और उन्होंने जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा भोगा, वैसा ही लिखा भी है, इसीलिए इनको धरती का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न, त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम क्या था? ए बैजनाथ सिंह, बी वासुदेव सिंह, सी राहुल, डी कमलेश्वर। इनमें से कौन सा नाम त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम है? तो बी ऑप्शन सही है, वासुदेव सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना त्रिलोचन की नहीं है? नहीं वाले को पहले हम ऑप्शन को, नहीं वाले शब्द को पहले अंडरलाइन कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ध्यान ना भटकने पाए। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है उसको लेंगे सीधे। तो 70 नंबर की जो रचना है, यानी कि कौन सी रचना इसमें की नहीं है? तो कलकत्ते का अकाल आप देख रहे हैं बी ऑप्शन में, ये रचना जो है ये इनकी नहीं है, बल्कि ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। ठीक है, बाकी सभी रचनाएं ताप के ताए हुए दिन, चैती, गुलाब और बुलबुल, ये सभी रचनाएं त्रिलोचन की हैं। अगला प्रश्न है, मंद लय के कवि कौन कहे जाते हैं? मंद लय के कवि कौन कहे जाते हैं? ए शिवमंगल सिंह सुमन, बी रांगे राघव, सी त्रिलोचन शास्त्री, डी केदारनाथ अग्रवाल। इनमें से कौन कहे जाते हैं? तो ये जो सही ऑप्शन है वो है त्रिलोचन शास्त्री, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मंद लय के कवि कहे जाते हैं त्रिलोचन शास्त्री। अगला प्रश्न है, इनमें से त्रिलोचन की कौन सी कविता लंबी कविता नहीं है? यानी कि और 3 कविताएं इसमें लंबी हैं, एक कविता है जो कि लंबी नहीं है। तो ऑप्शन है ए मैं तुम, बी नेवला, सी नगई महारा, डी तुम्हें सौंपता हूँ। इसका उत्तर बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैंने एक वीडियो पोस्ट की है। आपके जो कमेंट्स आ रहे थे वीडियो पे, उस पर मैंने कोशिश की है कि उस पर एक बेहतर सुझाव आपको दिया जाए, एक बेहतर रणनीति आपको दी जाए, एक तरीका बताया जाए किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और साथ ही नेक्स्ट आपको कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, किसी भी प्रकार का कुछ भी उलझन है, क्वेश्चन है जो कि आपकी तैयारी में बाधक है, उसे आप ज़रूर हमारे तक पहुंचाएं। उस पर हम आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे समय के साथ। और हमारा एक ही उद्देश्य ये है, किसी भी तरह की विषम परिस्थिति में आप क्यों ना हो, लेकिन अपनी सफलता को पाने के लिए आप दूसरों पर डिपेंड ना रहें, बल्कि अपने ऊपर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। इसी के ऊपर मैं आजकल शॉर्ट्स भी बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरे पास इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, इतनी ज़्यादा ये मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग ये सब नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं अपने स्तर से जो मुझे सही लगता है मैं उसको भेज देती हूँ आप लोगों तक। आप लोग उसे पसंद करते हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। मैं आगे भी ऐसे ही देती रहूँ, इसकी मैं कोशिश करती रहती हूँ, प्रयास करती रहती हूँ। और आगे भी आप लोगों के कमेंट के ऊपर जो भी कमेंट्स आते हैं या आएंगे, उन पर मैं वीडियो देने के लिए कोशिश करूँगी। चलिए हम इसका सही उत्तर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है
तुम्हें सौंपता हूँ। डी ऑप्शन यहाँ पर, तुम्हें सौंपता हूँ। काव्य संग्रह ये जो है 1985 में प्रकाशित हुआ था, तुम्हें सौंपता हूँ। और त्रिलोचन जी की लंबी कविताओं में प्रमुख है मैं तुम, नगई मेहरा, चित्रा, जाम बोरकर, छोटू और नेवला आदि। यानी कि जो तुम्हें सौंपता हूँ काव्य संग्रह है ये इनका नहीं है त्रिलोचन का, बाकी मैं तुम, नेवला, नगई मेहरा, जाम बोरकर, छोटू, चित्रा, ये सभी रचनाएं जो हैं ये इनकी लंबी कविताओं में प्रमुख हैं। सॉरी, ये भी कविता सॉरी इन्हीं की है, लेकिन लंबी कविता नहीं। यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि लंबी कविता कौन सी नहीं है। तो तुम्हें सौंपता हूँ एक छोटी कविता है, काव्य संग्रह है, सॉरी काव्य संग्रह है ये, और बाकी जो कविताएं आप ऊपर देख रहे हैं ये सभी लंबी कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, ताप के ताए हुए दिन रचना पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ए सरस्वती सम्मान, बी सोवियत लैंड नेहरू, सी साहित्य अकादमी, डी बिड़ला सम्मान। इनमें से कौन सा सम्मान है जो ताप के ताए हुए दिन रचना पर दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि इस रचना पर त्रिलोचन जी को 1981 में प्रदान किया गया था। और ये रचना 1980 में प्रकाशित हुई थी, यानी कि इसके 2 सन आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो ये कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1981 में दिया गया था, लेकिन ताप के ताए हुए दिन रचना जो है इसका प्रकाशन जो वर्ष है वो है आपका 1980। 2 प्रकाशन वर्ष आपको यहाँ पर देखने पड़े, प्रकाशन सॉरी नहीं, 2 सन याद रखने पड़ेंगे। एक तो ये कि ताप के ताए हुए दिन रचना 1980 में प्रकाशित हुई थी, 1981 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, पंक्ति किस कवि की है? ए त्रिलोचन शास्त्री, बी शंभुनाथ सिंह, सी रांगे राघव, डी केदारनाथ अग्रवाल। इनमें से कौन सी पंक्ति ये पंक्ति किसकी है? आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। ये जो है पंक्ति त्रिलोचन जी की है, यानी कि त्रिलोचन शास्त्री। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं खड़ी बोली के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? यानी कि इन्होंने खड़ी बोली के अतिरिक्त और कौन सी उपभाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में? ऑप्शन है ए ब्रज, बी मैथिली, सी अवधी, डी भोजपुरी। इनमें से कौन सी बोली में इन्होंने खड़ी बोली के अतिरिक्त रचनाएं की हैं? तो वो भाषा है अवधी, यानी कि सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न हम अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में रात में 9 बजे फिर से। आप सभी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं कि सोमवार से शनिवार आपको ये वीडियोस दी जा रही हैं, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। 2 दिन का गैप हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे काफ़ी जुकाम हुआ था, मैं नहीं उसको कर पा रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा सर दर्द और जुकाम, जानते ही है थोड़ा जुकाम ही सबसे एक ऐसी बीमारी, ऐसा अटपटा लगता है उसमें कि बोलने का भी मन नहीं करता, आवाज़ भी बदल जाती है। तो इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिलहाल कल 9 बजे रात को फिर से आपको इसी टॉपिक पर प्रगतिवाद जब तक हमारा नहीं ख़त्म होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और इसी समय आपको ये वीडियोस मिलेंगी और इनको आप कभी भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप रात 9 बजे ही देखें, जब भी आपके पास समय हो आराम से देखें। जो लोग अपने घर के काम में व्यस्त रहते हैं उन्हें ज़रूरी नहीं इसको बैठ के देखना कि वो देखें ही, वो सिर्फ वीडियो लगा लें और एयरफोन लगा लें और उसको सुनते रहेंगे तो भी उनको क्वेश्चन के आंसर याद होते जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए आप हमें उचित सुझाव दें, हम उसको करेक्शन कर देंगे अगर किसी भी तरह का, क्योंकि ये जो बुक है ये मैंने प्रकाशित करवाई है और इसमें कहीं ना कहीं गलतियां हैं। मैं उन गलतियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हूं और कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान ही नहीं जाता है, गलत उत्तर मैं बोल भी जाती हूँ, तो मैं बाद में उस वीडियो में उसके कमेंट सेक्शन में जा कर के उसको टाइप भी कर देती हूँ, जिससे कि आप लोगों तक कोई गलत उत्तर ना जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो उसको नज़रअंदाज करें और साथ में मुझे ज़रूर अवगत कराएं कि किस क्वेश्चन में आपको कहाँ पर क्या दिक्कत लग रही है। चलिए हम आज इतना ही, बाकी मैं जाते जाते फिर एक बार कहूँगी आप लोगों से कि आप सभी लोगों ने जो मेरी वीडियोज़ को प्यार दिया है, अभी जल्द ही जो मैंने एक वीडियो अपनी रियल स्टोरी पे दी थी, लाइफ स्टोरी पे, उसे आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का। आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें।
जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं उन पर मैं वीडियो देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, आगे भी देती रहूँगी। उन वीडियो को देखें और आपको जो भी उसमें से सीखना है सीखें, क्योंकि आदमी जो है वो हमेशा सीखता ही रहता है। और मैं नहीं कहती कि मैं बहुत सिखाने में कोई परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं छोटी छोटी बातों को लेकर के आप तक उन उलझनों को दूर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। कोर्स के साथ साथ ये भी मुझे लगता है ज़रूरी है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ संध्या, धन्यवाद।